हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट, और आप सभी का स्वागत है आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सरल रेखा में गति चैप्टर की, और यहाँ पर हम एनसीईआरटी लेकर आए हैं और लाइन बाय लाइन जो है हम एनसीईआरटी को जो है वो देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर मिलती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं और आरंभ करते हैं सरल रेखा में गति का। तो इस चैप्टर की बेटा अगर हम बात करें सरल रेखा में गति, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो है कुछ चीजें हटा दी गई हैं नई एनसीईआरटी से। जैसे कि आप देख सकते हो सीधा तात्क्षणिक वेग एवं चाल से जो है ये शुरू कर रहे हैं, जबकि अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर आपके विस्थापन एवं दूरी के बारे में भी दिया गया था, जैसे कि पथ की लंबाई और दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ये चीजें जो है यहाँ पर मिसिंग है। इसके अलावा औसत चाल के बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ था पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन नई एनसीईआरटी से जो है ये कंटेंट हट चुका है। इसके बाद आपके त्वरण की बात है यहाँ पर, फिर एक समान त्वरण में गति यानी कि जिसके कि अपन बात करते हैं गति की समीकरणों की, वो है, और उन समीकरणों को जो है वो यहाँ पर डिराइव किया गया है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति जो है वो आपके दे रखा है, और लास्ट में जो सापेक्षिक गति आता था तो वो सापेक्षिक गति भी आपके नई एनसीईआरटी से हट चुका है बच्चों। तो हम जो कुछ जो पोर्शन हट चुका है हल्का सा अपन देखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी से जो सेगमेंट हट चुका है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो है इस एनसीईआरटी को जो है वो अपन देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सरल रेखा में गति की। तो सरल रेखा में गति चैप्टर की बेटा बात की जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी की, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं वो है आपके काइनेमेटिक्स या गतिकी, ठीक है। यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, परंतु गति के कारणों का अध्ययन जो है हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो सरल रेखा में गति और इसके बाद जो हमारा समतल में गति आता है, इन दोनों ही चैप्टर के अंदर हम किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, परंतु गति के कारणों का अध्ययन नहीं करते। गति के कारणों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? गति के कारणों का अध्ययन हम करते हैं बच्चों आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें जो है, दो शब्द हमारे काम में आएंगे, एक तो है गति और एक है विरामावस्था यानी कि रेस्ट पर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गति की। और एक है आपके रेस्ट यानी कि विरामावस्था, ठीक है। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या वस्तु गति कर रही है, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है बेटा आपके निर्देश तंत्र पर जो है वो निर्भर करता है, या समय पर निर्भर करता है। जैसे कि हम बात करें कि एक व्यक्ति जो है वह ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके घर वाले उसको ट्रेन में जो है बैठाने आए, ठीक है, और ट्रेन जो है वो आपकी चल दी। तो घर वाले जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं उसके सापेक्ष वह व्यक्ति जो है वो गतिमान अवस्था में है, परंतु उस व्यक्ति के जस्ट सामने वाली सीट पर जो उसका मित्र बैठा हुआ है उसके सापेक्ष जो है वो कैसा है? विरामावस्था में है। इसका मतलब कोई वस्तु स्थिर है या वह वस्तु गतिमान अवस्था में है, ये किस पर निर्भर करेगा? ये आपके निर्भर करता है निर्देश तंत्र के ऊपर या समय के ऊपर बच्चों निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु के निर्देशांक जो है वो समय या निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। और यदि किसी वस्तु के निर्देशांक जो है वो समय और निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह वस्तु कैसी है? गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दूरी और विस्थापन यानी कि पथ लंबाई, ये आपके सिलेबस एनसीईआरटी से हट चुके हैं। तो ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी से हट चुके हैं। पुरानी एनसीईआरटी में आपके दूरी यानी कि पथ लंबाई भी थी और विस्थापन भी था। तो हल्का सा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि दूरी या पथ लंबाई जो है वो क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है वह क्या कहलाती है बेटा? दूरी कहलाती है, ठीक है।
तो उसी को अपन दूरी कह सकते हैं या पथ लंबाई हम कह सकते हैं। अगर हम पथ लंबाई या दूरी की बात करें बच्चों, तो यह सदैव कैसी होती है, आपके धनात्मक होती है, और ये क्या है, आपके अदिश राशि होती है। तो ये सदैव धनात्मक होगी और कैसी होगी, अदिश होगी। अगर मैं विस्थापन की बात करूं, तो विस्थापन क्या होता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो यह आपके धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, एवं शून्य भी हो सकता है। और विस्थापन जो है वास्तव में वह क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है। जैसे कि हमने कहा कि एक व्यक्ति 100 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी हम दूरी बोल सकते हैं। लेकिन हमने बोला कि एक व्यक्ति कोटा से दिल्ली के मध्य 500 किलोमीटर चला, तो ये क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया, क्योंकि हमने दिशा भी दे दी। या एक व्यक्ति 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, उसका विस्थापन है, क्योंकि यहां पर दिशा भी आ गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं सरल रेखा में गति की, और या हम कहते हैं एक विमीय गति की। तो अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के जो है बेटा 3 निर्देशांक जो है वो आपके होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यदि किसी वस्तु के 3 निर्देशांकों में से कोई एक निर्देशांक समय या निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की गति कैसी होगी, एक विमीय गति होगी। तो इस अध्याय में जो है बच्चों हम एक विमीय गति के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। जैसे कि हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी, दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, निद्रावस्था में भी हमारे फेफड़ों में जैसे कि वायु का प्रवेश और निष्कासन, हमारी धमनियों और शिराओं में रुधिर यानी कि रक्त का जो संचरण है वह भी क्या है, गति को ही दर्शा रहा है। इसी प्रकार से पेड़ों से गिरते हुए पत्तों तथा बांध से बहते हुए पानी को जब हम देखते हैं तो ये भी क्या बता रहा है, गति को ही बता रहा है। मोटरसाइकिल और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो ये भी क्या है बच्चों, गति ही तो है। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, तो एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। तो ऐसे ही सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में विचरण करता है, तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो गति को दर्शा रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो है हर जगह हम उदाहरण देखते हैं गति का। तो गति जो है वो हर जगह चल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, तो अगर हम बहुत ही आसान भाषा में बात करें तो कि समय के सापेक्ष, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय के सापेक्ष जो है किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन गति कह रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है सुबह 7 बजे जो है एक स्थान पर था और 8 बजे जो है वह आपके 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो हमने देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जो है वो आपके कितना चल गया, 10 किलोमीटर चल चुका है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह क्या है, गति है। समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वेग, त्वरण की धारणा को समझना होगा। इस अध्याय में हम अपना अध्ययन वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति यानी कि एक गति के पर ही सीमित रखेंगे। तो हम वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में गति ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से सरल रेखा में इसको गति भी कहा जा सकता है। तो एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के लिए कुछ सरल समीकरणें प्राप्त की जा सकती हैं। अंततः गति की आपेक्षिक प्रकृति को समझने के लिए हम आपेक्षिक गति की धारणा को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम किसकी बात करेंगे, सरल रेखा में गति की ही बच्चों बात करने वाले हैं, और उनसे जो है कुछ समीकरणें जो कि आपके एक समान त्वरण से त्वरित होने वाली वस्तु के लिए है वह भी हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस अध्ययन में हम सभी गतिमान वस्तु को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु रूप में निरूपित करेंगे। जैसे कोई भी गतिमान वस्तु है तो अपन क्या करेंगे, बिंदु रूप में मानकर उसको जो है जब हम निरूपित करेंगे तो बिंदु रूप में मानकर हम उसको निरूपित यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। यह सन्निकटन तब तक मान्य होता है जब तक कि वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। ठीक है, तो ये सन्निकटन, ये कह रहे हैं कि ये सन्निकटन कब तक मान्य होता है, जब तक कि वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। मतलब वह दूरी तो ज्यादा चल रही है परंतु वस्तु का आकार क्या है, छोटा, तो हम उसको क्या है, बिंदु रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वास्तविक जीवन में भी बहुत सी स्थितियों में वस्तु का आमाप यानी कि उसकी जो साइज है, जो उसका जो आकार है, की उपेक्षा की जा सकती है और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुद्ध गतिकी में जो है हम केवल वस्तु के गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में, और जो अगला चैप्टर है आपके समतल में गति, यहाँ पर हम गति के कारणों का अध्ययन बेटा नहीं करते हैं। गति के कारणों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, वो हम न्यूटन के गति के नियम वाले चैप्टर के अंदर हम करते हैं। इस अध्याय एवं अगले अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है और इन गतियों के कारणों का अध्ययन हम 5वें अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है वो बात करते हैं औसत चाल और औसत वेग जो है वो क्या होता है। तो बेटा औसत चाल और औसत वेग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके नई एनसीईआरटी से हट चुका है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं औसत चाल की यहाँ पर बात करूं बच्चों, तो औसत चाल, जिसको कि हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं, तो ये होती है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, ये आपकी क्या होती है बेटा, औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है। अगर मैं औसत वेग की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी जो है ये होता है कुल तय किया गया विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल इसमें तो है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग जो है कुल तय किया गया विस्थापन बटा कुल समय। तो औसत चाल ये एक अदिश राशि होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि निश्चित समय अंतराल में ये कितनी दूरी तय कर रहा है। जबकि औसत वेग जो है ये आपके क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर हम एक निश्चित समय अंतराल में कितना विस्थापन तय कर रही है वस्तु, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से बेटा अपन कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन की हमने बात करी थी, तो दूरी जो है यह सदैव विस्थापन के परिमाण से या तो ज्यादा होती है या उसके बराबर हो सकती है। अगर वस्तु सरल रेखा में ही गति कर रही है तो उसके दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, बराबर होंगे। लेकिन वस्तु अगर सरल रेखा में गति नहीं कर रही है तो दूरी जो है सदैव विस्थापन से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, परंतु दूरी विस्थापन से कम कभी भी नहीं होगी। इसी प्रकार से हम यहां भी बोल सकते हैं कि जो औसत चाल है ये सदैव ज्यादा या बराबर होगी औसत वेग के परिमाण से। ठीक है, तो ये औसत चाल औसत वेग के परिमाण से सदैव या तो ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने कुछ चीजें जो कि पुरानी एनसीईआरटी में थी परंतु नई एनसीईआरटी में नहीं थी, वो भी हमने थोड़ी डिस्कस की है। चलिए अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अगले पेज पर, और अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक चाल की, कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल जो है वह क्या होता है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि औसत वेग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु किसी दिए गए समय अंतराल में किस गति से चल रही है, परंतु इससे यह पता नहीं चल पाता कि इस समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर किस गति से चल रही है। अतः किसी क्षण t पर
वेग के लिए हम तात्क्षणिक वेग या केवल वेग v को परिभाषित करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि औसत वेग में तो क्या है कि किसी समय अंतराल में वह किस वेग से चली, ये हमें पता लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हर क्षण पर जो है उसका वेग क्या था। मान लीजिए समय t1 पर उसका वेग v1 था, t2 पर v2 था, t3 पर v3 था, अलग अलग था। तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो करेंगे कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय से जो है हम उसका औसत वेग ज्ञात कर लेंगे। परंतु हमें ये तो पता नहीं लगता औसत वेग से कि समय t1 पर इसका वेग कितना था या समय t2 पर इसका वेग कितना था। तो अगर हम किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तात्क्षणिक वेग से जो है हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए, गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि उसके दो समयों t तथा t प्लस डेल्टा t के बीच का अंतराल डेल्टा t अंततः सूक्ष्म हो। गणितीय विधि से हम इस कथन को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु जो है उसका औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों समान हो सकते हैं अगर जो ये समय अंतराल है वह अति सूक्ष्म हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए, अगर जैसे कि हम बात करते हैं औसत वेग की, तो बेटा औसत वेग जो है वो होता है आपके डेल्टा x बटा डेल्टा t, यही होता है औसत वेग। अब यानी कि कुल तय किया गया विस्थापन बटे कुल समय। लेकिन अगर ये जो समय अंतराल है, ये जो समय अंतराल आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा टी, अगर ये डेल्टा टी अति सूक्ष्म है, यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं लिखा हुआ है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है। तो डेल्टा टी जीरो नहीं हुआ है पर जीरो के बहुत नजदीक है, यानी कि अंतराल बहुत कम है, जैसे कि 0.001 या 0.0001, इतना कम डिफरेंस जो है अगर रह गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dx/dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, ये परिवर्तन को दर्शाता है, डी भी परिवर्तन को दर्शाता है, परंतु यह है आपके सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है और ये आपके अधिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहां पर हम तात्क्षणिक अगर वेग को दर्शाना चाहते हैं तो तात्क्षणिक वेग जो है वह आपके क्या होगा, dx/dt के बराबर हो जाएगा। तो v बराबर dx/dt जो है यह किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा t जो है वो अति सूक्ष्म है और यही क्या था, औसत वेग भी था। तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों बराबर हो गए अगर समय अंतराल हमारा बहुत सूक्ष्म है तो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रतीक लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो का तात्पर्य है कि दाईं ओर स्थित राशि जैसे कि डेल्टा x/डेल्टा t का वह मान जो डेल्टा t के मान को शून्य की ओर प्रवृत्त करके प्राप्त होता है, यानी कि शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो कलन गणितीय की भाषा में समीकरण के दाईं ओर की राशि dx/dt यानी कि x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। ठीक है, और यह गुणांक उस क्षण पर वस्तु की स्थिति के में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो देखो, तात्क्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये आपके क्या हो गया, dx/dt, dx/dt यानी कि x का t के सापेक्ष अवकलन। ये क्या बता रहा है, x का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको x का मान दे रखा है, ठीक है, तो कि अगर किसी क्षण विशेष पर हमें समय ज्ञात करना है कि समय क्या होगा, किसी क्षण विशेष पर हमें वेग ज्ञात करना है कि इसका वेग क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए x बराबर जो है ये आपको दे रखा है t² + 1। ठीक है, आपसे बोला कि t बराबर 2 सेकंड पर वेग ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देते हैं dx/dt। तो t² का अवकलन हो गया बेटा 2t, एक का अवकलन हो गया 0। तो हमें बोला गया था कि t बराबर 2 सेकंड पर आपको बताना है कि वेग कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये इसका तात्क्षणिक वेग आ गया, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर वेग जो है निकल कर आ गया। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ के रूप में भी आप इसको दर्शा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला होता
कि एक्स टी का जो है वो आपको ग्राफ दे रखा है, एक्स और टी के मध्य बेटा ग्राफ दे रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नीचे बताऊं। एक्स और टी के मध्य मान लीजिए हमें ग्राफ दे रखा है, ये आपको एक्स और टी के मध्य ग्राफ दे रखा है। तो t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु 2 मीटर पर थी और 5 सेकंड पर जो है वो 10 मीटर पर है। t बराबर 1 सेकंड पर 2 मीटर पर और 5 सेकंड पर कहां पर है, 10 मीटर पर है। तो आपके अवकलन अवकलन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तात्क्षणिक वेग जो है वो था आपके dx/dt, और अवकलन अवकलन दर्शाता है किसको, वक्र के ढाल को। ये किसको दर्शाता है, वक्र के ढाल को दर्शाता है। तो बेटा ये वक्र के ढाल को दर्शाता है, तो xt वक्र का ढाल जो है यह आपके तात्क्षणिक वेग को निरूपित करेगा। तो हम इसका ढाल निकाल सकते हैं। ढाल कैसे निकालोगे, x में परिवर्तन बटा y में परिवर्तन, ठीक है। तो x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। तो t बराबर 5 सेकंड पर ये 10 मीटर पर था और t बराबर 1 सेकंड पर ये कहाँ था, 2 मीटर पर। 5 सेकंड और आरंभिक समय है 1 सेकंड, तो ये हो गया बेटा 8/4 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु का तात्क्षणिक वेग जो है वो कितना आ गया बेटा, वस्तु का तात्क्षणिक वेग जो है वो आ गया आपका 2 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम जो है वो बात कर सकते हैं कि किसी वस्तु का क्षण विशेष पर जो है वह वेग कितना होगा, ठीक है। तो वह xt वक्र का जो आपके ढाल है वह आपके किसको निरूपित करेगा, आपके तात्क्षणिक चाल को जो है या तात्क्षणिक वेग को जो है वो निरूपित करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं बच्चों त्वरण की, कि त्वरण जो है वो आपके क्या होता है। तो देखिए, सामान्यतः वस्तु की गति की अवधि में उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। वेग में हो रहे परिवर्तन को कैसे व्यक्त करें, तो वेग में हो रहे इस परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए या दूरी के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए। तो यह समस्या गैलीलियो के समय भी थी, ठीक है। हम त्वरण को जो है वो परिभाषित करना चाह रहे हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन होता रहता है। अब वेग में जो परिवर्तन है उसे समय के सापेक्ष निरूपित करें या फिर दूरी के सापेक्ष निरूपित करें, तो ऐसा गैलीलियो के समय में भी था। तो गैलीलियो ने जो है पहले सोचा कि वेग में हो रहे परिवर्तन की इस दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जा सकता है, परंतु जब उन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई तथा नत समतल पर गतिमान वस्तुओं की गति का विधिवत अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन का मान मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए स्थिर रहता है, ठीक है। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर का मान जो है, जो भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो समय के सापेक्ष जो है उसका वेग में परिवर्तन जो है वो आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। जबकि जैसे कि मान लो आपके कि कोई वस्तु मुक्त रूप से आपके गिर रही है तो निश्चित समय अंतराल में जो है उसका वेग भी निश्चित ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, ठीक है। जबकि दूरी के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन स्थिर नहीं रहता, वरन जैसे जैसे गिरती हुई वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह मान घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो वेग में परिवर्तन का मान जो है वह आपका घटता जाता है। इस अध्ययन में त्वरण की वर्तमान धारणा को जन्म दिया, जिसके अनुसार त्वरण को हम समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो त्वरण को जो है वो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो जब किसी वस्तु के वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। तो जब भी किसी वस्तु का
जो वेग है समय के सापेक्ष बदल रहा है। जैसे कि मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड और t बराबर 1 सेकंड पर जो है वह हो गया आपके 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उसका वेग जो है वो आपके बढ़ गया, परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, त्वरित है। तो वेग में परिवर्तन तथा तत्संबंधित समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं और इसे a बार से व्यक्त किया जाता है। तो बेटा त्वरण, औसत त्वरण की जो है यहां पर बात चल रही है, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण की बेटा हम लोग यहाँ पर बात चल रही है, तो औसत त्वरण जो है वो आपका क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा आपके समय में परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा वी बाय डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा से जो है जनरली औसत को निरूपित करते हैं और डी से जो है किसको निरूपित करते हैं बेटा, तात्क्षणिक को निरूपित हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ है इस समय अंतराल के मध्य, यह इसका जो अनुपात है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी वो किसको निरूपित कर रहा है बेटा, औसत त्वरण को जो है वह निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ t1 t2 क्षणों पर वस्तु का वेग क्रमशः v1 v2 है। यह एकांक समय में वेग में औसत परिवर्तन होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप जो है कह सकते हो कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। तो वेग समय वीटी ग्राफ से हम वस्तु का औसत त्वरण निकाल सकते हैं। यह इस प्रकार के ग्राफ में उस सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होता है जो बिंदु v2 t2 को बिंदु v1 t1 से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि वेग समय ग्राफ है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ से आप औसत त्वरण जो है निकाल सकते हैं। यह इस प्रकार के ग्राफ में उस सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होता है जो कि v2 t2 को बिंदु v1 t1 से जोड़ती है। तो हम एक ग्राफ बना के इसको देखते हैं। ये आपके वेग समय जो है एक ग्राफ है। t बराबर 2 सेकंड पर यह है आपके 4 मीटर प्रति सेकंड और 4 सेकंड पर जो है ये है आपके 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो औसत त्वरण ये था आपके अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम वेग कितना था बेटा 8, प्रारंभिक वेग कितना है 4 बटा अंतिम समय है 4, प्रारंभिक समय है 2, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह आपका क्या हो गया बच्चों, औसत त्वरण जो है ये आपका हो जाएगा। तो यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि यदि आपको किसी समय पर वेग दे रखा हो, t1 समय पर v1 वेग और t2 समय पर जो है वो v2 वेग दे रखा है, तो औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तात्क्षणिक त्वरण की जो है बच्चों हम लोग बात करते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण जो है वो आपके क्या होगा। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में तात्क्षणिक वेग की व्याख्या की थी उसी प्रकार से हम तात्क्षणिक त्वरण की भी परिभाषित करते हैं। तो वस्तु के तात्क्षणिक त्वरण A को चिन्हित करते हैं। तो बेटा आपके औसत त्वरण जो है वह था आपके कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन। अब हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि अगर ये समय अंतराल अति सूक्ष्म है, 0 की ओर अग्रसर है, तो हम कह सकते हैं इस डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके जो तात्क्षणिक त्वरण है वह हो जाएगा आपके dv/dt, यानी कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन।
और हम ये भी कह सकते हैं कि वेग समय वक्र का जो ढाल है वह आपके तात्क्षणिक त्वरण को निरूपित करेगा। तो वेग समय वक्र का ढाल तात्क्षणिक त्वरण को निरूपित करता है। ठीक है, तो वेग समय वक्र जो है अगर हमें पता है तो हम उसका ढाल निकाल लेंगे और वहां से हम तात्क्षणिक त्वरण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीटी ग्राफ में किसी क्षण पर वस्तु का त्वरण उस क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। तो चूंकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, अतएव वेग परिवर्तन में इसमें कोई एक अथवा दोनों निहित हो सकते हैं। अतः या तो चाल परिमाण में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन अथवा इन दोनों में परिवर्तन ही त्वरण का उद्भव हो सकता है। मतलब या तो चाल का परिमाण बदल रहा हो बेटा, या चाल की जो दिशा है, वस्तु की दिशा जो है वो बदल रही है। तो दोनों ही चीजें अगर या दोनों हो रही है, दोनों में से कोई एक बदले या दोनों ही बदल जाए तो हम कह सकते हैं कि वहां पर वस्तु क्या है, त्वरित हो रही होगी। तो वेग के समान ही त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। इसी प्रकार के त्वरण संबंधी स्थिति समय ग्राफ जो है वो आपको चित्र में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको स्थिति समय ग्राफ जो है वो दर्शाए गए हैं चित्र में, तो ये आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले इस वाले ग्राफ की बेटा अगर हम बात करें तो इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ से यदि हम त्वरण की गणना करना चाहते हैं तो हमें इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है कोण में मान लेता हूँ θ1 और यहाँ जो है हम कोण मान लेते हैं θ2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस θ2 का मान जो है वो θ1 से क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो थीटा अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान जो है वह भी आपका बढ़ता है। अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थीटा जो है ये आपके 90 से छोटा है। तो थीटा अगर आपके 90 से छोटा है तो इसका ढाल जो है वो कैसा होगा, धनात्मक। तो एक्स-टी वक्र का जो ढाल है वह किसको निरूपित करेगा बेटा, वेग को निरूपित करेगा। तो इसका वेग कैसा है, धनात्मक। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे थे त्वरण की। तो इसका जो थीटा है वो आपका समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो बेटा थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी आपका बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स टी वक्र का जो है ढाल निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो त्वरण है वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका त्वरण जो है वह कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा, नियत होगा। अगर आप इसकी बात करें तो जैसे कि इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच ली, यहाँ पर θ1, एक हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, इसको हमने बोल दिया θ2। यहाँ क्या हो रहा है कि थीटा जो है वह आपका घट रहा है। ठीक है, तो बेटा थीटा घटेगा तो टेन थीटा भी घटेगा, टेन थीटा घटेगा तो एक्स टी वक्र का ढाल घट रहा है। एक्स टी वक्र का ढाल घट रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका त्वरण जो है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर यह है आपका एक्स टी ग्राफ, ये है एक सरल रेखा। तो थीटा का मान 90 से छोटा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आरंभिक वेग जो है, इसका वेग जो है वह कैसा है, धनात्मक है, क्योंकि एक्स टी वक्र का ढाल किसको निरूपित करता है, वेग को। तो इसका वेग जो है वो धनात्मक है और वेग कैसा है, नियत होगा, क्योंकि ग्राफ कैसा है, सरल रेखा। तो इसका वेग जो है वो नियत होगा और वेग नियत है तो बेटा इसका त्वरण जो है वो कैसा होगा, शून्य होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें त्वरण जो है वो धनात्मक है, इसके अंदर त्वरण जो है वो आपके ऋणात्मक है, और यहाँ पर जो है त्वरण आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य त्वरण को जो है वह आपके निरूपित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो देखिए आगे, यद्यपि गतिमान वस्तु का त्वरण समय के साथ साथ बदल सकता है, परंतु सुविधा के लिए इस अध्याय में
गति संबंधी हमारा अध्ययन मात्र स्थिर त्वरण तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नियत त्वरण की ही अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में औसत त्वरण का मान गति की अवधि में स्थिर त्वरण के मान के बराबर ही होता है। तो आपके औसत त्वरण का मान स्थिर त्वरण के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यदि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 है और t पर उसका वेग v है, तो त्वरण जो है वही आपके औसत त्वरण के बराबर होगा, यानी कि v माइनस वी नॉट बटा टी माइनस टी नॉट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आगे विभिन्न प्रकार के वक्र देखते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थिति समय वक्र की, कि विभिन्न प्रकार के स्थिति समय वक्र जो है वो कैसे हो सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बच्चों जितने भी प्रकार के स्थिति समय वक्र हो सकते हैं, हम अधिकांश स्थिति समय वक्र जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इनको हम ये वक्र क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के स्थिति समय वक्र जो है यहाँ पर मैंने बनाए हैं और ये प्रत्येक वक्र क्या दर्शाता है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम पहले वाले जो ग्राफ है इसकी हम बात करते हैं। अगर हम इस पहले वाले ग्राफ की बेटा बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। समय बढ़ता जा रहा है परंतु कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका वेग जो है वो कैसा होगा? शून्य होगा और त्वरण जो है वह आपके शून्य हो सकता है इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम थीटा की बात करते हैं। तो थीटा एक्स अक्ष से यानी कि समय के अक्ष से बनने वाला जो कोण है ये आपके 90 से छोटा है। ठीक है, स्थिति समय वक्र का जो ढाल है वह आपके वेग को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो आरंभिक वेग है बेटा वो कैसा है? धनात्मक होगा। आरंभिक वेग कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से कम है। थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, आरंभिक वेग जो है वो आपका धनात्मक है। ठीक है, और वेग जो है वह कैसा होगा बेटा? नियत। तो ये वेग जो है वो आपका नियत है, क्योंकि इसका ढाल कैसा है बेटा? नियत है। तो ये वेग आपका नियत है। वेग अगर नियत है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण जो है वो आपके शून्य होगा। तो इस ग्राफ में हम कह सकते हैं कि कण का त्वरण शून्य है। क्यों? क्योंकि उसका वेग नियत है। और वेग नियत क्यों है? क्योंकि उसका ढाल जो है वो धनात्मक है और परिवर्तित नहीं हो रहा, ढाल नियत है। ठीक है, तो वेग आपका जो है वो धनात्मक होगा, क्योंकि टेन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर मैं बात करूं तो मैंने समय अक्ष के सापेक्ष जो है एक समानांतर रेखा खींच दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो थीटा है वो हमारा 90 से छोटा है। थीटा 90 से छोटा है तो यहाँ भी आरंभिक वेग जो है वो धनात्मक होगा। ठीक है, और वेग कैसा होगा बेटा? नियत होगा। और वेग नियत है तो त्वरण भी यहाँ पर भी क्या होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी समय अक्ष के साथ जो बनने वाला कोण है थीटा, ये थीटा का मान जो है वो 90 से कम है। थीटा का मान 90 से कम है तो वेग जो है वो आपका धनात्मक होगा और कैसा होगा बेटा? नियत होगा। और वेग अगर नियत है तो त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो कण का त्वरण जो है वो शून्य होगा। ठीक है, चलिए ये तो सारे ग्राफ आप देख सकते हो, सरल रेखा है। अगले ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी एक सरल रेखा है, परंतु इसका एक्स अक्ष से बनने वाला जो कोण है थीटा, ये थीटा का मान 90 से अधिक है। तो ये थीटा का मान बेटा 90 से अधिक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका ढाल कैसा है? ऋणात्मक। ढाल ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि इसका वेग भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसका वेग जो है बेटा वो आपके ऋणात्मक है। और वेग ऋणात्मक है, इसका मतलब इसका वेग जो है ऋणात्मक तो है ही सही, परंतु कैसा है? नियत भी है। तो वेग जो है वो ऋणात्मक है, नियत है, तो त्वरण जो है वो इसका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग जो है वो ऋणात्मक है, नियत है, तो त्वरण क्या होगा बेटा? शून्य होगा। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे ग्राफ है? परवलयाकार ग्राफ है। तो बेटा परवलय का अगर हम ढाल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें जो है यहाँ पर दो बिंदु हम ले लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु आपने ये ले लिया। इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा मैंने इस बिंदु पर खींची।
तो ये आपका हो जाएगा θ2। ठीक है, θ1 और θ2 इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटे हैं। तो थीटा का मान अगर 90 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि इसका वेग जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। आरंभिक वेग कैसा होगा बेटा, इसका धनात्मक होगा। तो आरंभिक वेग जो है वो इसका धनात्मक है। ठीक है, अच्छा यहां पर हम अगर गौर से देखें तो θ1 का मान छोटा है θ2 से, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है, तो बेटा अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ेगा। टेन थीटा बढ़ेगा मतलब ढाल बढ़ेगा। स्थिति समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है, वेग को। तो यहाँ पर कण का वेग जो है वो बढ़ रहा है। कण का वेग बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका त्वरण जो है वो कैसा है, धनात्मक है। और कैसा होगा, नियत होगा। तो कण का जो त्वरण है वो धनात्मक होगा और नियत होगा। यहाँ पर बात करते हैं अगले में। इसमें भी मैं दो बिंदु ले लेता हूँ। एक बिंदु मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने ढाल एक स्पर्श रेखा खींची और ये आपके समय अक्ष के साथ θ1 कोण बना रही है। यहाँ पर भी मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये आपके θ2 कोण बना रही है। θ1 और θ2 अगर हम इन दोनों को ही गौर से देखें तो यहाँ पर बेटा थीटा का मान 90 से क्या है, छोटा है। 90 से छोटा है मतलब इसका आरंभिक वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा। आरंभिक वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि θ1 का मान θ2 से ज्यादा है, अर्थात समय बढ़ने के साथ साथ इसका थीटा घट रहा है। तो अगर बेटा इसका थीटा घटेगा तो टेन थीटा भी घटेगा। टेन थीटा घटेगा तो इसका ढाल भी घटेगा। ढाल स्थिति समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को। तो इसका वेग घट रहा है मतलब इसका त्वरण कैसा है, ऋणात्मक होगा। तो इसका त्वरण ऋणात्मक होगा और नियत होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर भी हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु मैंने ये ले लिया, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, बनने वाले कोण को बोला θ1। यहाँ पर एक मैंने दूसरा बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची और बनने वाले कोण को बोला θ2। आप देख सकते हैं θ1 और θ2 दोनों ही क्या है, 90 से अधिक है। दोनों 90 से अधिक है तो थीटा का मान 90 से अधिक है तो टेन थीटा जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक। टेन थीटा ऋणात्मक है मतलब इसका ढाल ऋणात्मक है। तो स्थिति समय वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित करेगा। तो वेग इसका कैसा होगा, आरंभिक वेग होगा बेटा ऋणात्मक। आरंभिक वेग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए अब थीटा की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर थीटा का मान जो है वो बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर ये कुछ 120 के आसपास कोण है तो लगभग ये 150 के आसपास होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो थीटा जो है वो बढ़ रहा है। तो थीटा यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि θ1 जो है वो छोटा है, θ2 जो है वो आपका ज्यादा है। तो समय बढ़ने के साथ साथ थीटा बढ़ रहा है। अब बेटा ये थीटा बढ़ रहा है 90 से ज्यादा में। ठीक है, तो 90 से ज्यादा थीटा बढ़ेगा तो tan 120 का मान जो होता है वह आपका अधिक होता है और tan 150 का मान जो है वो आपका कम होता है। तो थीटा बढ़ने पर जो है उल्टा होगा, यहाँ पर tan थीटा का मान जो है वो घटेगा। tan थीटा का मान घटेगा मतलब ढाल घटेगा। स्थिति समय वक्र का ढाल जो है किसको बताता है, वेग को। तो वेग घट रहा है। कण का वेग कब घटता है, जब उसका वेग और त्वरण दोनों कैसे हो, विपरीत दिशाओं में होंगे। तो जब वेग और त्वरण विपरीत दिशा में होते हैं तो कण का वेग घटता है, और जब वेग और आपके त्वरण एक ही दिशा में होते हैं तो कण का वेग बढ़ता है। तो यहां पर बच्चों कण का वेग घट क्यों रहा था, कण का वेग इसलिए घट रहा था क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 90 से ज्यादा है। तो 90 से ज्यादा है तो जो हमने सीखा था इससे पहले कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, ढाल बढ़ता है। ठीक है, या थीटा का मान घटता है तो टेन थीटा भी घटता है, ढाल भी घटता है। लेकिन जब कोण 90 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो थीटा बढ़ने पर टेन थीटा घटेगा और तो आपके वेग घटेगा। वेग घट रहा है इसका मतलब वेग और त्वरण विपरीत दिशा में है। तो बेटा वेग अगर ऋणात्मक है तो त्वरण को कैसा होना पड़ेगा, धनात्मक होना पड़ेगा। तो त्वरण जो है वो आपका धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कण का त्वरण जो है वो धनात्मक होगा और कैसा होगा, नियत होगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ये भी आपके स्थिति समय ग्राफ है। यहाँ भी हमने दो बिंदु ले लिए। एक इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, बनने वाला कोण θ1। एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, बनने वाला कोण θ2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा का मान जो है वो 90 से अधिक है। तो थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इसका वेग जो है, आरंभिक वेग, वो कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। इसका आरंभिक वेग ऋणात्मक होगा क्योंकि इसका ढाल ऋणात्मक है और स्थिति समय वक्र का ढाल जो है वो वेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर
अगर हम बात करें तो थीटा 1 जो है वो ज़्यादा था थीटा 2 से, यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ थीटा घट रहा है। तो थीटा अगर आपका घट रहा है तो उल्टा होगा, टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कोण क्या है हमारा 90 से ज़्यादा है। टेन थीटा बढ़ेगा तो इसका ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा तो मतलब इसका वेग बढ़ रहा है। तो कण का आरंभिक वेग ऋणात्मक था और कण का वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि कण का वेग सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब त्वरण किसकी दिशा में हो, वेग की दिशा में हो। तो इसका जो त्वरण है वो कैसा होगा, उसको ऋणात्मक होना पड़ेगा वेग की दिशा में, और ये त्वरण कैसा होगा बेटा, नियत होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने विभिन्न प्रकार के स्थिति समय ग्राफ जो है वो आपको बताया, जो कि हमारे फिजिक्स में जगह जगह यूज में आते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से सरल रेखा और परवलय हम ढाल निकाल सकते हैं, स्थिति समय ग्राफ से जो है हम वेग और त्वरण का पता किस प्रकार से लगा सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया। इसी प्रकार से हम वेग समय ग्राफ जो है वो बनाते हैं बच्चों। वेग समय ग्राफ भी ठीक ऐसे ही आपके शेप बनेंगे, लेकिन वो क्या दर्शाता है वो भी जरा हम देख लेते हैं। तो जरा वेग समय ग्राफ की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वेग समय ग्राफ जो है वो कैसे बनेंगे। तो वेग समय ग्राफ, तो ग्राफ की जो शेप है वो तो वही रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारे हैं बेटा आपके वेग समय ग्राफ। तो ग्राफ की जो शेप है वो सारी वही रहने वाली है जो हमने स्थिति समय ग्राफ के लिए देखी थी, क्योंकि ज्यादातर यही ग्राफ जो है वो हमारे काम में आते हैं। चलिए एक एक करके सारे ग्राफ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इस पहले ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कण का वेग जो है वो कैसा है, नियत है, उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। तो कण का वेग अगर नियत है तो त्वरण क्या होगा बेटा, उसका शून्य होगा। तो कण का वेग अगर नियत है तो त्वरण जो है वो क्या होगा, इसका शून्य होगा, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि समय अक्ष के साथ बनने वाला जो कोण है थीटा, ये 90 से छोटा है। तो थीटा 90 से छोटा है तो इसका टेन थीटा जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, मतलब इसका ढाल धनात्मक होगा। और वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है बेटा, त्वरण को। तो यहाँ पर जो है इसका त्वरण जो है वो धनात्मक होगा, और ये कैसा रहने वाला है बेटा, नियत रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं, यहाँ भी बिल्कुल सेम वही होगा कि समय अक्ष के साथ बनने वाला कोण थीटा 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो इसका ढाल धनात्मक होगा, और वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को बताता है, तो इसका त्वरण धनात्मक है और कैसा होगा बेटा, नियत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी थीटा का जो मान है वो 90 से छोटा है। थीटा का मान 90 से छोटा है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि त्वरण का मान जो है वो धनात्मक होगा, और ये कैसा होगा, नियत होगा। इस वाले ग्राफ में बात करते हैं, यहां पर समय अक्ष के साथ बनने वाला जो कोण है थीटा, ये आपके 90 से अधिक है, 90 से ज्यादा है। तो थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा यानी कि ढाल, तो वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को बताता है, तो इसका ढाल कैसा रहेगा बेटा, ऋणात्मक रहेगा, और त्वरण जो है वो कैसा रहेगा, नियत। तो इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक है और त्वरण जो है वो कैसा रहने वाला है, नियत रहने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी ग्राफ थे ये आपके कैसे ग्राफ थे, सरल रेखीय ग्राफ थे, और इन सभी में आपके त्वरण जो है वो कैसा रहने वाला है, नियत। इन सब में जो है आपके त्वरण धनात्मक था, क्यों था, क्योंकि थीटा का मान 90 से छोटा था। यहाँ पर थीटा का मान 90 से अधिक है तो आपके त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये सारे ग्राफ आप देख सकते हैं कैसे हैं, परवलय ग्राफ है। तो परवलय के लिए मैंने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए और इन पर स्पर्श रेखा जो है हम खींच रहे हैं, और देखते हैं कि थीटा जो है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बेटा थीटा 1 है और ये है आपका थीटा 2। तो सबसे पहले तो देखो आपकी थीटा का मान 90 से छोटा है। थीटा का मान जो है वो क्या है बेटा, 90 से छोटा, तो इसका त्वरण जो है वो कैसा रहेगा, आरंभिक त्वरण जो है वो इसका धनात्मक होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि थीटा का मान जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि थीटा 1 जो है वो छोटा है थीटा 2 से। तो बेटा थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो इसका ढाल भी बढ़ेगा, और आपके वेग समय वक्र का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, त्वरण को। तो इसका त्वरण जो है वो आपके समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमें ये ग्राफ बता रहा है। चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर भी बेटा हमने दो बिंदु ले लिए
और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हमारा कोण हो गया θ1 और ये जो कोण है ये हो गया θ2। सबसे पहले तो थीटा का मान देखो आप 90 से छोटा है, तो थीटा का मान 90 से छोटा है तो इसका ढाल धनात्मक होगा, यानी कि वेग समय वक्र का ढाल जो है वो क्या बताता है, त्वरण को। तो आरंभिक त्वरण जो है वो कैसा है बेटा, धनात्मक होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि θ1 का मान θ2 से ज्यादा है, अर्थात थीटा जो है समय बढ़ने के साथ साथ थीटा घट रहा है। थीटा घटेगा तो बेटा टेन थीटा भी घटेगा, टेन थीटा घटेगा तो इसका ढाल घटेगा, और वेग समय वक्र का ढाल होता है त्वरण, यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ इसका त्वरण घट रहा है, ऐसा ये ग्राफ बता रहा है। आगे चलते हैं, ये भी एक परवलयाकार वक्र है, यहाँ पर भी हमने दो बिंदु ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये जो कोण है ये है θ1, ये वाला जो कोण है θ2। आप देख सकते हो सबसे पहले कि थीटा का मान जो है वो 90 से क्या है बेटा, ज्यादा। तो थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो आपके जो ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि इसका आरंभिक त्वरण कैसे रहने वाला है बेटा, ऋणात्मक रहने वाला है, ठीक है। अब आरंभिक त्वरण ऋणात्मक रहने वाला है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि थीटा जो है वो आपके बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, लेकिन ये थीटा 90 से अधिक है, तो थीटा बढ़ने पर उल्टा होगा, टेन थीटा जो है वो क्या होगा बेटा, घटेगा, यानी कि ढाल घटेगा। ढाल घट रहा है मतलब इसका त्वरण क्या होगा, घट रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ये भी एक परवलयाकार है, इस पे हमने दो बिंदु ले लिए, स्पर्श रेखा यहाँ पर हम खींच देंगे, ये हो गया θ1, और यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींची, ये हो गया आपका θ2। सबसे पहले तो थीटा का मान जो है वो 90 से क्या है बेटा, ज्यादा है, तो थीटा का मान 90 से ज्यादा है, तो यहाँ पर इसका ढाल कैसा रहेगा, यहाँ पर इसका ढाल रहेगा ऋणात्मक, तो इसका आरंभिक त्वरण कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अब हम θ1 और θ2 को देखते हैं, तो θ1 जो है बेटा ये आपका अधिक है, θ2 जो है वो आपका कम है, यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ थीटा घट रहा है। तो थीटा घटेगा तो टेन थीटा जो है बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो 90 से अधिक है, तो टेन थीटा बढ़ेगा तो इसका ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा तो इसका त्वरण भी बढ़ेगा। तो बच्चों ये आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के स्थिति समय वक्र और वेग समय ग्राफ जो है मैंने आपको बनाकर यहाँ पर बताए हैं, और ये ग्राफ क्या दर्शाते हैं ये भी हमने सारा जो है सीख लिया कि किस प्रकार से ये ग्राफ हमें देखने चाहिए, और ये ग्राफ हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन या जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पर अब हम यह देखेंगे कि कुछ सरल रेखीय उदाहरणों में वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देता है। चित्र 2.3 में स्थिर त्वरण के लिए चार अलग अलग स्थितियों में वेग समय ग्राफ दिखाई गए हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है वेग समय ग्राफ अलग अलग स्थितियों के लिए बताए गए हैं। तो ये देखो, ये चार ग्राफ जो है वो आपको बता रखे, ठीक है। चलिए अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं, तो इस वाले ग्राफ में जो है वो आप देख सकते हो कि जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान 90 से छोटा है। इस थीटा का मान 90 से छोटा है तो इसका ढाल कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा। ढाल धनात्मक है, कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। वेग समय वक्र का ढाल किसको बताता है, त्वरण को, मतलब इसका त्वरण जो है वो कैसा रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है। तो इसका त्वरण कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा, ठीक है। और कैसा होगा, धनात्मक होगा और नियत होगा, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो समय के साथ इसका वेग बढ़ रहा है, तो कण जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कण किधर जा रहा है, धनात्मक दिशा में ही जा रहा है। अगर मैं दूसरे वक्र की बात करूं तो सबसे पहले तो हमने यहां पर थीटा दिखा, तो जो थीटा का मान है वो क्या है बेटा, 90 से अधिक है। तो थीटा का मान 90 से अधिक है मतलब इसका ढाल कैसे रहने वाला है, ऋणात्मक। ये है बेटा वेग समय ग्राफ, तो वेग समय वक्र का जो ढाल है वो आपका कैसा है, ऋणात्मक है, यानी कि त्वरण जो है वो इसका कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। त्वरण ऋणात्मक है, अच्छा, और ये त्वरण आपका ऋणात्मक है और कैसा होगा बेटा, नियत है, ठीक है। तो यहां पर तो कण धनात्मक दिशा में जा रहा था, और यहां पर जो है वो कण आप देख सकते हो कि यह आरंभिक वेग जो है वो इसका धनात्मक है, और समय बढ़ने के साथ साथ जो है वो इसका वेग घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो धनात्मक दिशा में है परंतु त्वरण कैसा है, इसका ऋणात्मक है। चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं। यहां पर भी हमने जो है ये कोण जो है हम लोग देख रहे हैं थीटा,
तो बेटा ये थीटा का मान जो है वो 90 से क्या है, छोटा है। थीटा का मान जो है वो 90 से आपके छोटा है, तो थीटा का मान 90 से छोटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये त्वरण जो है, वेग समय वक्र का ढाल किसको बताएगा, त्वरण को। लेकिन ये ग्राफ जो है वो किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव में, ऋणात्मक में। तो इसका त्वरण जो है वो कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। तो इसका त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, और कण जा भी किधर रहा है, ऋणात्मक दिशा में ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका त्वरण ऋणात्मक होगा, नियत होगा, और कण किधर जा रहा है, ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पर भी जो बनने वाला कोण है थीटा, ये आपके 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा है मतलब इसका कण का त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसका त्वरण बेटा ऋणात्मक होगा तो समय, आप देख सकते हो समय बढ़ने के साथ साथ इसका वेग घट रहा है। आरंभिक वेग कैसा था, धनात्मक था। आरंभिक वेग कैसा है, धनात्मक, और समय बढ़ने के साथ साथ इसका वेग घट रहा है। ठीक है, t1 समय पर आकर वेग शून्य हो गया, और t1 से t2 में इसका वेग जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन किधर बढ़ रहा है, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका वेग घट रहा है, मतलब त्वरण कैसा है बेटा, इसका ऋणात्मक है। और यहां से भी देख सकते हो क्योंकि इसका ढाल ऋणात्मक है, तो वेग समय वक्र का ढाल जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये चारों ग्राफ जो है वो क्या बता रहे थे, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, किसी गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। बिल्कुल, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो वस्तु के विस्थापन को निरूपित करता है। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे देखिए कि ये वेग समय ग्राफ है, तो इस वेग समय ग्राफ की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आर टी बराबर 0 पर वस्तु का वेग जो है वो 0 है। हमने एक सिंपलेस्ट ग्राफ ले लिया है। ठीक है, और टी बराबर 5 सेकेंड पर वस्तु का वेग जो है वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, टी बराबर 5 सेकेंड पर वस्तु का वेग जो है वो कैसा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। अब बेटा ये ग्राफ जो है वो कैसा है, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, हम इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये विस्थापन को निरूपित करेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, एस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार, आधार कितना है बेटा 5, ऊंचाई कितनी है 2, तो ये आपके आ गया 5 मीटर। तो वस्तु 0 से 5 सेकंड के मध्य 5 मीटर विस्थापन तय करेगी। तो यही यहाँ पे बता रहे थे कि वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो किसको निरूपित करता है बेटा, विस्थापन को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कथन की सामान्य उत्पत्ति के लिए अवकल गणित की आवश्यकता पड़ती है, तथापि सुगमता के लिए एक स्थिर वेग से गतिमान वस्तु पर विचार करके इस कथन की सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। इसका वेग समय ग्राफ चित्र 2.4 में दिखाया गया है। तो ये देखो, ये आपके वेग समय ग्राफ जो है वो दर्शाया गया है। इस वेग समय ग्राफ में आप देख सकते हो कि कण का आरंभिक वेग जो है वो कैसा है बेटा, नियत है। तो कण का आरंभिक वेग नियत है। ठीक है, तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकाल लोगे तो ये किसको निरूपित करेगा बेटा, विस्थापन को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इस वीटी ग्राफ के अंतर्गत जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वो किसको बताएगा, विस्थापन को बताएगा। तो चित्र में यहाँ पर अगर जैसे मुझे इसका विस्थापन बताना है तो ये ग्राफ जो है ये कैसा है बेटा, आयत। ठीक है, तो इसका जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि u इंटू टी। तो ये u इंटू टी जो है ये इस ग्राफ के विस्थापन को बताएगा, इस वेग समय ग्राफ के विस्थापन को निरूपित करेगा। ठीक है, तो इसका यही बताया गया है कि इसका विस्थापन जो है वो कितना होगा, ut के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो आगे बोला गया है कि ध्यान दीजिए कि इस अध्याय में अनेक स्थानों पर खींचे गए xt, vt, at ग्राफों में से कुछ बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़ जो है वो है। इसका आशय यह है कि दिए गए फलनों का इन बिंदुओं पर अवकलन नहीं निकाला जा सकता, परंतु किसी वास्तविक परिस्थिति में सभी ग्राफ निष्कोण वक्र होंगे और इनके सभी बिंदुओं पर फलनों का अवकलन प्राप्त किया जा सकता है। जिसका अभिप्राय जो है वो यह है कि वेग तथा त्वरण किसी क्षण
सहसा नहीं बदल सकते। परिवर्तन सदैव कैसा होता है? सतत होता है। तो परिवर्तन जो है वो कैसा होगा बेटा? सतत होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण जो है वो क्या होगा। यानी कि हम यहाँ पर गति की समीकरणों की जो है बच्चों बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हम एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए कुछ गणितीय समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं जो कि पांचों राशियों को किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित करते हैं। ये राशियां हैं आपके विस्थापन x और लिया गया समय t। तो t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग है बेटा v0, समय t बीत जाने पर अंतिम वेग है v, तथा त्वरण है आपके a। तो हम पहले ही v0 और v के मध्य एक समीकरण 2.4 जो है वो प्राप्त कर चुके हैं, जिससे एक समान त्वरण a तथा समय t निहित है। और ये समीकरण क्या है? v बराबर v0 प्लस at। ठीक है, जिसको कि अपन v बराबर u प्लस at भी कहते हैं, जहां पर ये v0 जो है वो आपके आरंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है, और v किसी समीकरण पर जो है वो आपके वेग है। तो इस समीकरण को चित्र 2.5 में ग्राफ के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि वस्तु का आरंभिक वेग क्या है बेटा? v0, और समय t पर इसका वेग क्या है? आपके v है। ठीक है, तो vt, ये vt वक्र है। इस vt वक्र का जो क्षेत्रफल है वो किसको निरूपित करेगा बेटा? विस्थापन को निरूपित आपके कर सकता है। ठीक है, तो इसी ग्राफ से जो है हम तीनों समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले देखिए कि हम जो है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो कि त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यह आरंभिक वेग v0 था, अंतिम वेग जो है वो v, और ये है आपके v माइनस v0 यानी कि वेग में परिवर्तन। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है? t समय के बराबर, और ऊंचाई कितनी है? v माइनस v0। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि v0 इंटू t। तो ये इसका आपके कुल क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, यहां से आप देख सकते हो कि जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन होता है। अतः वस्तु का विस्थापन x क्या होगा? वो पूरा क्षेत्रफल, ये जरा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां देखिए बच्चों, x बराबर हाफ v माइनस v0 t प्लस v0 t। तो बेटा ये क्या था? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये क्या है? आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये v माइनस v0 ये किसके बराबर है बेटा? at के बराबर। क्यों? क्योंकि v माइनस v0 बटा t ये आपके a के बराबर है। तो v माइनस v0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? at के। तो x बराबर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, यहाँ हमने at रख दिया, at इंटू टी, at स्क्वायर प्लस v0 t। तो आप देख सकते हो x बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये गति की द्वितीय समीकरण जो है यहाँ से निकल कर आ गई, यानी कि विस्थापन, त्वरण और आरंभिक वेग और समय में जो है वो संबंध निकल कर आ गया। अब यहाँ पर जो है आप लोग देखिए, ये जो समीकरण है आपकी 2.5 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। कौन से समीकरण को? इस वाली समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि x बराबर v प्लस v0 बाय 2 इंटू टी। तो वास्तव में जो है ये क्या है बेटा? इसका औसत है। तो यहां आप देख सकते हो v प्लस v0 बाय 2, इसको लिख दिया v बार t, और v बार जो है वो क्या है? v प्लस v0 बाय 2। ये किसके लिए लिख सकते हैं? स्थिर त्वरण के लिए। क्योंकि जो भी गति की समीकरणें हम लोग उपयोग में लेते हैं वह हम तभी उपयोग में ले सकते हैं जब त्वरण क्या हो? नियत। तो सरल रेखा में गति के अंदर अगर कोई भी प्रश्न हमारा आता है, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका त्वरण नियत है या परिवर्तनशील है। अगर बच्चों त्वरण नियत है तो प्रश्न जो है वो गति की समीकरण से हल होगा, और अगर त्वरण परिवर्तनशील है तो प्रश्न जो है वो अवकलन या समाकलन द्वारा जो है वो हल होता है। तो यहाँ पर जो है ये संबंध हम कब लिख सकते हैं? जब त्वरण कैसा हो? स्थिर हो यानी कि नियत हो। तो समीकरण 2.7 ए और 2.7 बी का अभिप्राय है कि वस्तु का विस्थापन x माध्य वेग v से होता है, जो कि प्रारंभिक
एवं अंतिम वेगों के समानांतर माध्य के बराबर है। तो ये देखो, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इनका हमने समानांतर माध्य यहां पर ले लिया, तो इससे अपन इस विस्थापन को निरूपित कर सकते हैं। यहां देखिए समीकरण 2.4 से जो t का मान है वो v माइनस वी नॉट बाई ए हो गया, और ये जो t का मान है ये समीकरण 2.7 ए में हम रख रहे हैं, यानी कि इस वाली समीकरण में ये t का मान हम रख रहे हैं। x बराबर वी नॉट प्लस वी नॉट, x बराबर v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी था, और t की जगह बेटा ये v माइनस वी नॉट बाई ए आप रख रहे हो, तो ये आपके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू वी माइनस वी नॉट बाय ए। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a के बराबर। इस 2a को बेटा x से गुणा कर दीजिए, तो समीकरण बन गई वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस का 2ax, वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, ये आपके समीकरण जो है वो बन गई, और ये है गति की तृतीय समीकरण। तो आप देख सकते हो कि ये जो t का मान हमने इस समीकरण में रखा, तो इससे गति की तृतीय समीकरण जो है वो ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न हमने कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो, तो ये हमारी समीकरण आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि समीकरण 2.4 से t के मान समीकरण 2.6 में रख दे तो उपरोक्त समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से पांचों राशियां v, v नॉट, a, t और x के बीच में संबंध स्थापित करने वाली हमें तीन महत्वपूर्ण समीकरणें मिल गई। ये गति की प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय समीकरण है, और ये गति की बेटा तृतीय समीकरण है, ठीक है। तो ये तीनों समीकरणें जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए व्यंजक 2.9a में जो समीकरण दिए गए हैं उसकी व्युत्पत्ति के लिए हमने माना है कि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति क्या है, 0 है, यानी कि x बराबर 0 पर है। तो परंतु यदि हम मान लें कि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य न हो वरन अशून्य हो, यानी कि x नॉट हो, तो समीकरण 2.9a और व्यापक समीकरण में रूपांतरित हो जाएगा। तो x की जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस एक्स नॉट लिखोगे। तो यहाँ पर x की जगह x माइनस एक्स नॉट लिखोगे, तो इस x नॉट को इधर ले आओगे, तो समीकरण जो है वो आपकी ये बन जाएगी, जो कि ये दर्शा रही है कि वस्तु जो है आरंभ में x नॉट स्थिति पर है, ठीक है, और ये वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसके द्वारा तय विस्थापन है। तो इस विस्थापन को आरंभिक स्थिति में आप जोड़ दोगे तो इसकी अंतिम स्थिति जो है वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर x की जगह जो है हम क्या लिख देंगे, x माइनस एक्स नॉट लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए समाकलन का उपयोग करके हमें, या अवकलन का उपयोग करके गति की समीकरणें व्युत्पन्न कर रहे हैं हम। तो पहले हमने गति की समीकरणें व्युत्पन्न करी बेटा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब हम जो है समाकलन और अवकलन का उपयोग करके उपयोग में ले रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं बेटा कि a बराबर जो है वो क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इस dt को यहाँ ले गए तो dv बराबर क्या हो गया बेटा, a dt, ठीक है। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। समय t बराबर 0 पर आरंभिक वेग था v नॉट, और समय t पर वेग क्या था, v। तो ये a जो है ये आपके नियत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गति की समीकरणें हम तभी उपयोग में ले सकते हैं जब त्वरण कैसा हो, नियत हो। तो जो भी नियत राशि होती है वो समाकलन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर बेटा एक का समाकलन हो जाएगा t, ठीक है, तो ये हो गया आपके at, और यहाँ एक का समाकलन हो जाएगा v। फिर अपन यहाँ पर समाकलन के लिए लिमिट रख देंगे, जो कि है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि v माइनस वी नॉट बराबर at, तो v बराबर वी नॉट प्लस at। तो यहाँ से आप देख सकते हो गति की प्रथम समीकरण जो है वो निकल कर आ गई है। इसी प्रकार से यदि हम गति की द्वितीय समीकरण जो है वो डिराइव करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं बेटा। हमें पता होता है कि वेग जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, तो इस वेग को dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx बराबर v dt, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। t बराबर 0 पर स्थिति है इसकी x नॉट, और समय t पर स्थिति क्या है, x है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इस v की जगह लिख दिया v नॉट प्लस at, जो हमने अभी गति की प्रथम समीकरण व्युत्पन्न करी थी, ये लिख दिया बेटा हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक का समाकलन हो गया आपके x, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि x माइनस एक्स नॉट,
ये वी नॉट जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो 1 का समाकलन हो जाएगा टी, ठीक है। ऐसे ही ए नियत है और टी का समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2। तो यहां से इस एक्स नॉट को इधर ले आओगे तो ये आपके गति की द्वितीय समीकरण जो है वो व्युत्पन्न हो गई। यहाँ पर ये एक्स नॉट दर्शा रहा है कण की आरंभिक स्थिति को, ठीक है। अब बच्चों हम गति की तृतीय समीकरण जो है वो व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए तृतीय समीकरण के लिए हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको dx से गुणा और dx से भाग लगा दिया, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो dx बाई dt है, ये dx बाई dt जो है ये क्या हो जाएगा, वेग। तो इसको हम लिख सकते हैं v dv बाय dx। तो त्वरण हो गया v dv बाई dx। इस dx को बेटा a से गुणा कर देते हैं तो v dv बराबर क्या हो जाएगा, a dx, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब स्थिति इसकी आरंभिक x नॉट थी तब इसका आरंभिक वेग था v नॉट, और जब स्थिति x हो गई तब इसका वेग था v। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ जो है वो समाकलन कर दिया। तो जैसे समाकलन करेंगे तो v का समाकलन हो जाएगा बेटा v स्क्वायर बटा 2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, a नियत है, 1 का समाकलन हो जाएगा x, यहां भी आ गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इस 2 को बेटा इधर गुणा कर देंगे, ये v नॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो ये गति की तृतीय समीकरण हमारे व्युत्पन्न हो गई, v बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, जहां पर x नॉट क्या है, कण की आरंभिक स्थिति है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए इस विधि का लाभ यह है कि इसका प्रयोग असमान त्वरण वाली गति के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अवकलन और समाकलन करके निकाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा त्वरण नियत नहीं होता तो हम अवकलन या समाकलन करके उत्तर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी विधि से इसको डिराइव भी किया था, तो इसीलिए कहा गया है कि इस विधि का उपयोग असमान त्वरण के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर कोई वस्तु को छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय बल के कारण त्वरित होती है। तो अपन किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ेंगे तो वह पृथ्वी की ओर क्या होगी बेटा, त्वरित होगी। तो पृथ्वी की ओर त्वरित हो रही है, किसके कारण त्वरित हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो है वस्तु पृथ्वी की ओर त्वरित हो रही है। तो गुरुत्व जनित त्वरण को हम g से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु पर वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य मान लें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का पतन मुक्त रूप से हो रहा है, यानी कि वस्तु कैसे गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, अगर वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो। यदि गिरती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है तो हम g के मान को स्थिर मान सकते हैं, अर्थात कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दूरी जो है, मतलब ऊंचाई जहां से आप गिरा रहे हो, वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी की त्रिज्या के तुल्य है तो आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बदल जाता है, जो कि होता है GH बराबर GS आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। तो आपके कहने का मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण भी घटता है, ठीक है, तो वो भी परिवर्तित होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जी का मान जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए हम गति की समीकरणों का प्रयोग बेटा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यह मानेंगे कि वस्तु की गति माइनस y दिशा में है, क्योंकि ऊपर की दिशा को हम धनात्मक मानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक दिशा में ले लेते हैं। तो ए को क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का जी, यानी कि माइनस के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपन ले सकते हैं। तो वस्तु को y बराबर 0 स्थिति में विरामावस्था से गिराते हैं, इसलिए v नॉट बराबर 0 होता है और वस्तु के लिए गति संबंधी 2.9 में दिए गए हैं। तो क्या है देखो, ये देखिए, तो आरंभिक वेग क्या होगा बेटा उसका 0, क्योंकि वस्तु को हम गिरा रहे हैं। तो अगर आप वस्तु को h ऊंचाई से गिरा रहे हो तो यहाँ पर इसका आरंभिक वेग v नॉट वो क्या होगा बेटा 0 होगा। और जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा। जब ये धरातल से टकरा रही है तो इसका वेग आप क्या मान सकते हो कि माना कि इसका वेग है v। तो देखिए सबसे पहले तो ये है आपके किसके त्वरण
और समय के बीच में ग्राफ। तो त्वरण बेटा कैसा है, नियत है, कितना है, माइनस के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण समय ग्राफ जो है वो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। त्वरण नियत है तो वेग समय ग्राफ जो है वो कैसा होता है, सरल रेखा होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा, आपके सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इसका वेग समय ग्राफ, यानी कि जैसे जैसे वस्तु नीचे जाएगी इसका वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम विस्थापन समय ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका कैसा बन जाएगा बेटा, परवलयाकार जो है वो आपका बन जाता है। तो विस्थापन समय ग्राफ जो है वो आपका परवलय बन जाता है। ठीक है, तो ये विस्थापन समय ग्राफ जो है वो आपका परवलय बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें, ये देखो समीकरण निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी, तो v बराबर 0 माइनस जी टी। क्यों बेटा, क्योंकि आपने आरंभिक वेग जो है वो क्या है हमारा, शून्य, क्योंकि हमारी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, और त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण है नीचे की तरफ है, तो इसलिए a बराबर क्या लिया बेटा, माइनस जी। ठीक है, तो g का मान रख दिया, तो माइनस के 9.8 t जो है ये आपका वेग होगा किसी समय t पर। गति की द्वितीय समीकरण लगाते हैं, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आरंभिक वेग था शून्य, तो आपके u इंटू टी भी क्या हो जाएगा, 0, हाफ जी टी स्क्वायर, और g का मान कितना है 9.8, माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, तो माइनस के 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गति की तृतीय समीकरण लगाओगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u जो है वो तो शून्य है, माइनस के 2as, तो a बराबर क्या था, माइनस जी था, 2gy, और g का मान कितना है 9.8, 2 से गुणा करोगे तो 19.6y मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके तीनों हमने गति की समीकरणें यहाँ पर बेटा लगा ली। तो ये क्या बता रही हैं, ये देखिए, ये समीकरणें वस्तु के वेग और उसके द्वारा चली गई दूरी को समय के फलन के रूप में तथा दूसरे के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। तो समय के सापेक्ष त्वरण, वेग तथा दूरी के परिवर्तन को चित्र 2.7 ए, बी तथा सी में दिखलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, हम विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु के समय अंतराल को बहुत से समान समय अंतरालों टो में विभक्त कर लेते हैं तथा क्रमशः इन समय अंतरालों में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालते जाते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, अतः y बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से हम भिन्न भिन्न समय अंतरालों में, यानी कि 0 टो, 2 टो, 3 टो, 4 टो, इस प्रकार से वस्तु की स्थितियों की गणना कर सकते हैं, जिन्हें सारणी 2.2 के दूसरे कॉलम में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए कैसे, ये देखिए, ये है बेटा शून्य समय में तय दूरी, तो माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस के हाफ जी, समय का मान रख दिया बेटा 0, तो दूरी कितनी आ गई बेटा आपके 0। ठीक है, तो दूरी 0 है। समय टो के अंदर माइनस के हाफ जी टो स्क्वायर, टी की जगह टो रख दिया। अगर समय को 2 टो रखेंगे तो माइनस के हाफ जी 2 टो का स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर पहले वाली दूरी को हम y नॉट बोल रहे हैं तो ये दूरी इसकी कितनी है, 4 गुना है, तो ये दूरी हो गई इसकी 4 गुना। अगर t की जगह हमने 3 टो रख दिया तो आगे क्या आ जाएगा, 9, तो ये पहले वाली दूरी की 9 गुना हो जाएगी, इस y नॉट की 9 गुना। इसी प्रकार से अगर t की जगह 4 टो रखेंगे तो 16 गुना हो जाएगी, 5 टो रखोगे तो 25 गुना हो जाएगी, 6 टो रखोगे तो 36 गुना हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 1:4:9:16:36 है। ठीक है, तो ये तो है आपके कि समय टो, 2 टो, 3 टो, 4 टो, 5 टो, 6 टो, 7 टो में तय की गई दूरियां। ठीक है, अब समय अंतराल में कितनी दूरी चली, ठीक है, यानी कि 0 से 1 में कितना चला, y नॉट, 1 से 2 में कितना चला, तो 4y नॉट में से y नॉट चला जाएगा, तो कितना बचा बेटा, 3y नॉट। ठीक है, दूसरे और तीसरे समय के मध्य कितना चला, 5y नॉट, इसमें से इसको घटा दो। चौथे और तीसरे में कितना चला, इसमें से इसको घटाओगे तो 7y नॉट। इसमें कितना चलेगा, 25 माइनस 16, 9y नॉट, और इसमें 36 माइनस 25 यानी कि 11y नॉट के बराबर ये चलेगा। तो तय की गई दूरियों का अनुपात कितना आ रहा है, 1:3:5:7:9।
ठीक है, तो ये तय की गई दूरियों का अनुपात है और यही किसने कहा था, गैलीलियो ने जो है वो कहा था। अगर मान लो कि हम समय को मान लें 1 सेकंड, समय को कितना मान लें बेटा, 1 सेकंड, तो समय को आप 1 सेकंड मान लोगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी y बराबर हाफ जी की मान जो है, अगर मैं उसको 10 ले लूं तो पहले समय में तय दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। ठीक है, तो अगर पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अगले में जो है वो आपकी कितनी दूरी तय करेगा, 15 मीटर। उसके अगले तीसरे सेकंड में 25 मीटर, चौथे सेकंड में 35 मीटर, पांचवें सेकंड में 45 मीटर, छठे सेकंड में 55 मीटर, इस प्रकार से जो है चलता जाएगा। मान लो, और ये किसने बताया था बेटा, गैलीलियो ने। ठीक है, ये गैलीलियो ने जो है वो बताया था। जैसे कि आप इसको प्रश्नों को हल करने में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि ये 60 मीटर प्रति सेकंड से आपने किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया, तो प्रति सेकंड जो है वो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। तो 1 सेकंड में जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से घटेगा। ठीक है, अगर g का मान हमने क्या लिया है, 10, तो 1 सेकंड के बाद जो है वो कितना रह जाएगा बेटा, 50। अगले सेकंड बाद जो है वो कितना रह जाएगा, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर वस्तु को प्रक्षेपित करोगे तो यहां पर जाके उसका वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर 60 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है तो 6 सेकंड में वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ठीक है, पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगी, अगले में 15 मीटर की, उसके अगले सेकंड में 25 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर 45 मीटर और फिर 55 मीटर की जो दूरी है ये आपके तय करेगी। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो इसके द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो 3 सेकंड के पश्चात वेग क्या हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया है तो उसका उड्डयन काल क्या होगा, 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है तो 6 सेकंड ही ऊपर जाने में और 6 सेकंड ही नीचे जाने में लगेगा, अगर वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए, अर्थात 12 सेकंड जो है वो इसका उड्डयन काल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु द्वारा छठे सेकंड में तय की गई दूरी, तो पहले सेकंड में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, पांचवें में 45 और छठे सेकंड में जो है ये 55 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 55 मीटर जो है वो आपके हो जाएगी छठे सेकंड में। तो ये सब जो है किसने बताया था, आपके गैलीलियो ने जो है वो बताया था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि वाहन रुकने से पूर्व ds दूरी चल चुका है, तो गति संबंधी समीकरण v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2x में यदि अंतिम वेग v बराबर 0 हो तो अवरोधन दूरी या इसको विराम दूरी भी कहा जाता है। तो ये बेटा अवरोधन दूरी या विराम दूरी यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये आपके क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आपको दूर से जो है एक जानवर जो है रोड पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ब्रेक। जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो कुछ दूरी चलने के पश्चात वाहन रुक जाएगा। तो यदि वाहन का जो वेग है वो v नॉट है, ठीक है, और a मंदन जो है वो वाहन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी को हम अवरोधन दूरी या विराम दूरी कहेंगे। और ये कहां से निकाल सकते हैं, गति की तृतीय समीकरण से, v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो अंतिम वेग जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका वाहन जो है वो रुक चुका है। तो और ये त्वरण नहीं है, मंदन है, तो ऋणात्मक त्वरण आप इसको बोल सकते हो। तो 0 बराबर v नॉट स्क्वायर माइनस 2ax, तो यहां से x बराबर जो है वो क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बटा 2a के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके क्या होती है, अवरोधन दूरी होती है। अतः अवरोधन दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रारंभिक वेग के वर्ग के क्या है, ये समानुपाती है। अगर हम वेग को दोगुना कर देते हैं तो उसी मंदन के लिए अवरोधन दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 4 गुना जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो
ये आपके सरल रेखा में गति के अंदर जो भी बेटा टॉपिक्स थे, हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।